Learners Academy. The next topic in the chapter is minors and cofactors. एक सेकेंड. द नेक्स्ट टॉपिक इज माइनर्स एंड कोफैक्टर्स. इंट्रोडक्शन हो गया. और एक डिटरमिनेंट्स का एक जो पार्ट है दैट इज द सिग्निफिकेंस, उसका यूसेज क्या है वो हमने सीखा एरिया ऑफ ट्रायंगल लास्ट क्लास में. ठीक है. अब यहाँ से जो सीरीज शुरू होगी माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑब्वियसली डिटरमिनेंट्स के ही होते ही हैं, डिटरमिनेंट से ही एसोसिएटेड होते हैं. उससे आगे से आगे दूसरी चीजें कनेक्ट होती जाएंगी. लाइक माइनर्स एंड कोफैक्टर सीखेंगे तो इससे फिर हम सीखेंगे आगे चल के कि फाइनली इनवर्स कैसे निकालते हैं. माइनर्स कोफैक्टर सीख लिया, इसके बाद फिर जो हमने पीछे सीखा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, उन दोनों को कंबाइन करके जो टॉपिक बनेगा वहां से हम सीखेंगे कि इनवर्स कैसे निकालते हैं, जो हम लास्ट चैप्टर में छोड़ के आए कि इनवर्स कैसे निकालते हैं. लास्ट चैप्टर में एक मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना नहीं सीखा, केवल ये सीखा कि इनवर्स होता क्या है, बट निकालना यहाँ सीखेंगे. ठीक है. तो यहाँ से थोड़ा ध्यान से देना, ध्यान देना, क्योंकि चीजें अगर ये कनेक्ट नहीं होगी तो नेक्स्ट भी कनेक्ट नहीं होगी. ठीक है. लेट्स सी. तो स्टार्ट करते हैं विद एन एग्जांपल. सपोज करो मेरे पास एक मैट्रिक्स है, कोई भी एक मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स 3 बाय 3 की लेते हैं, चलो, है ना. 2 1 0 3 -2 7 6 1. इट्स अ 3 बाय 3 मैट्रिक्स. अब जब अपन डिटर्मिनेंट निकालते थे तो क्या करते थे? या तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम के अलोंग उसको एक्सपैंड करते थे, यही करते थे. अब सपोज करो मैंने रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करना सेलेक्ट किया, तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए क्या करोगे? पहला एलिमेंट क्या है इसका? 2. उसके रेफरेंस में जो रो एंड कॉलम है वो हो गया डिलीट. 2 बाय 2 का डिटरमिनेंट बनता है, उसको क्या करते हैं? अच्छा, 2 की जो पोजीशन है वो है 1 1, तो 1 1 है तो इसको इवन मानते हुए 1 से मल्टीप्लाई करते हैं. देन उसके बाद 2 बाय 2 का डिटरमिनेंट बनता है, तो 9 × 1 -6 × यही करते हैं हम. ठीक है. प्लस सेकेंड एलिमेंट बताओ. 1. तो 1 को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? -1 से ऑड पोजीशन, और फिर उसके रेफरेंस में जो रो एंड कॉलम जाएगी दैट विल बी दिस एंड दिस. सो इट इज लाइक 3 × 1 माइनस वॉट 7 × -2, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 0 मल्टीप्लाइड बाय इवन पोजीशन अगेन, सो 1, और उसके रेफरेंस में जो रो एंड जो कॉलम जाएगी दैट विल बी दिस एंड दिस. सो एक 2 बाय 2 का डिटरमिनेंट अगेन बनता है, दैट इज 3 × 6 -7 × 9. ठीक है. ऐसे डिटरमिनेंट निकालते थे. अब ये वाली जो पहली रो हमने अरेंज करी, ये किस एलिमेंट के रेफरेंस में अरेंज करी? 2. या तो एलिमेंट पूछे तो 2, और पोजीशन पूछे तो A11. ये वाली रो किसके रेफरेंस में अरेंज हुई? 1. एलिमेंट तो 1 है और पोजीशन क्या है? A12. और द लास्ट रो वो है 0 एलिमेंट के रिलेटेड, और उसकी जो पोजीशन है A1 थे. ठीक है. अब इसमें से ये जो इतना इतना पार्ट है, जो भी इसका आंसर आएगा ना, ये है इतना इतना जो पार्ट है, ये इस एलिमेंट का कह दो या इस पोजीशन का कह दो, माइनर कहलाए. समझ आया? क्लियर है? कोई पूछे इसमें जो 2 ये वाला एलिमेंट है इसका माइनर बताओ, तो भी यही काम करना है, मतलब इसकी वैल्यू जो भी आएगी. या फिर एलिमेंट ना देके पोजीशन भी पूछता है कि जो A11 वाला एलिमेंट है, या A11 का माइनर कौन है, A12 का माइनर कौन है, A13 का. ये इसका माइनर हो गया, ये इसका माइनर हो गया. एक ही बात में समझ में आ गया. इसी को अभी अपन घुमा फिरा के और बुकिश लैंग्वेज में डिफाइन करेंगे, बट दिस इज व्हाट इट इज. ठीक है. उसके बाद अगला टॉपिक है कोफैक्टर्स. तो एग्जाम्पल लिया है तो लगे हाथ ये भी देख लो कोफैक्टर क्या है. अब इसका थोड़ा सा विस्तार कर दो. इसको यहां से ना लेकर यहां से ले लो. यस. इनको इनका साइन भी दे दो इनकी पोजीशन के हिसाब से, यानी माइनर को अगर उसका साइन भी दे दिया जाए कि प्लस होगा कि माइनस होगा, कि प्लस होगा कि माइनस होगा, देन दैट इज कॉल्ड
कोफैक्टर, राइट। माइनर को अगर हम उसका साइन भी दे दें, साइन इवन ऑड के पोजीशन के हिसाब से देंगे, यानी कि ये एलिमेंट छोड़ दो 2 1 0, बस बाकी सारा काम डिटरमिनेंट का ही करना है ना। ठीक है भाई, उसमें हम एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते थे, इसमें माइनर को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से या -1 से, या दो ही नंबर है, या तो 1 या -1, बेस्ड ऑन देयर पोजीशन। अगर इवन पोजीशन है तो 1 से, और ऑड पोजीशन है तो -1 से। ठीक है, तो मैं यूं कह सकता हूं कि माइनर को अगर हम उसके साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, साइन यानी कि +/-, तो वो बनता है कोफैक्टर। क्लियर। अच्छा, कोफैक्टर को फिर उस एलिमेंट से ही मल्टीप्लाई कर दें और सम कर दें, और फिर इन सबका सम कर दें, तो बन जाता है डिटर्मिनेंट। तो कहीं ना कहीं डिटर्मिनेंट निकालने के प्रोसेस में हम ऑलरेडी माइनर्स एंड कोफैक्टर्स इतने दिनों से निकाल रहे थे, बट हमको पता नहीं था कि ये माइनर है और ये कोफैक्टर है। अब जब अपन डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो ये जो भी प्रोसेस फॉलो करते हैं, ये एक रो या एक कॉलम के अलोंग करते हैं, यानी मैक्सिमम 3 एलिमेंट्स, 3 बाय 3 की बात करें तो, है ना। मैक्सिमम कितना एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स। लेकिन जब आपके सामने सवाल आएगा माइनर्स निकालो, फाइंड माइनर्स, या फिर फाइंड कोफैक्टर्स, ऐसा सवाल एग्जाम में आएगा या अभी पूछेगा, तो आपको नो के नो एलिमेंट्स का निकालना है। केवल 3 एलिमेंट, किसी भी एक रो या किसी भी कॉलम का नहीं निकालना है आपको, कितने का निकालना है, पूरे के पूरे जितने भी एलिमेंट्स हैं, क्योंकि A11 A12 A13 के बाद जो और दूसरी पोजीशन है, ये सबके माइनर्स एंड सबके कोफैक्टर्स निकाले जा सकते हैं यूजिंग द सेम प्रोसेस। समझ आया? क्लियर? ठीक है, चलो जी, आ जाओ अब टॉपिक पे। द माइनर ऑफ एन एलिमेंट A i j, कोई A i j नामक एलिमेंट है, यानी वही पोजीशन बता रहा है, उसका माइनर निकालने के लिए कोई भी एक डिटर्मिनेंट है, उसके एक एलिमेंट का माइनर निकालेंगे हम। तो हम क्या करेंगे, एक डिटर्मिनेंट मिलेगा हमको। कैसे उसको, उस रो एंड कॉलम को काटेंगे तो एक डिटर्मिनेंट मिलेगा 2 बाय 2 का, एक 2 बाय 2 का डिटर्मिनेंट मिलेगा, ऑब्टेन्ड बाय हाइडिंग या डिलीटिंग द ith रो एंड jth कॉलम ऑफ द गिवन डिटर्मिनेंट। ठीक है ना, जैसे मान लो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने कहा कि इसका बताओ माइनर, मैंने कहा इसका माइनर बताओ, तो ith रो jth कॉलम डिलीट करने के बाद जो भी 2 बाय 2 का डिटरमिनेंट मिल रहा है वही तो माइनर है, वही तो माइनर है, एज इट इज, कोई सोचना ही नहीं है। तो 3 बाय 3 के डिटरमिनेंट में माइनर निकालेंगे तो वो मिलेगा 2 बाय 2 का, और 2 बाय 2 का भी निकालेंगे तो मिलेगा 1 बाय 1 का। मान लो 2 बाय 2 का है, मान लो ये 2 बाय 2 का डिटरमिनेंट है 1 2 3 4। अब मैंने कहा इसका माइनर निकालो, तो ith रो jth कॉलम कटाया, तो ये जो एलिमेंट मिला ये 1 बाय 1 का डिटरमिनेंट हो गया ना। तो जो भी आप, देखो क्या कह रहा है, द माइनर्स इन ए डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर n, आप nth ऑर्डर के डिटरमिनेंट का जब भी माइनर निकालोगे, क्या कह रहा है, n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम क्या होना चाहिए, 2 बाय 2 का होना चाहिए। ठीक है, 3 बाय 3 का भी निकाल सकते हैं, 2 बाय 2 का, लेकिन 2 से छोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप 1 बाय 1 का निकालोगे तो फिर हटा के और करोगे तो कोई डिटरमिनेंट बचा ही नहीं। ठीक है, तो एक डिटरमिनेंट जिसका ऑर्डर n है और n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी मिनिमम 2 है, तो उसका माइनर भी एक डिटरमिनेंट है। किस ऑर्डर का, जो ऑर्डर यहाँ पे लिया उससे एक ऑर्डर कम करो। जैसे 3 बाय 3 का डिटरमिनेंट है, तो उसका हर एक एलिमेंट का जब आप माइनर निकालोगे तो 2 बाय 2 के डिटरमिनेंट्स मिलेंगे, और 2 बाय 2 का है तो फिर 1 बाय 1 के मिलेंगे, और 2 बाय 2 से छोटा का अगर कोई डिटरमिनेंट है तो उसका कोई माइनर्स निकाल ही नहीं सकते। माइनर का भी निकाल सकते हैं जब मिनिमम 2 बाय 2 हो। क्लियर है? तो इस तरीके से 4 बाय 4 का भी निकाल सकते हो आप, एक 3 बाय 3 का डिटरमिनेंट मिल जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। मान लो कि मैंने कहा कि इस एलिमेंट का मुझे निकाल के बताओ माइनर, तो ये 4 बाय 4 का है, डिटरमिनेंट किस ऑर्डर का है, 4 बाय 4 का है, तो इसका जो माइनर मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो भी अगेन एक डिटरमिनेंट मिलेगा, किस ऑर्डर का मिलेगा, 3 बाय 3 का मिलेगा। कैसे, ith रो और jth कॉलम को हटाओ, ये 3 बाय 3 का डिटरमिनेंट है, इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो इस एलिमेंट का माइनर है। डन, यहां तक क्लियर? अब कोफैक्टर, कोफैक्टर वैसे बता दिया आपको क्या है। द कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे ऑफ ए डिटर्मिनेंट, एक डिटर्मिनेंट के ए आई जे नामक एलिमेंट का कोफैक्टर जो होता है, वो उसके रेस्पेक्टिव माइनर, यानी उसी एलिमेंट के माइनर को जब इस पोजीशन से मल्टीप्लाई करते हैं। ये समझ आया कैसे? -1 की पावर i + j का मतलब क्या हुआ, हमने तो अभी सीखा था प्लस या माइनस करते हैं, ये तो कुछ अलग ही बात कह रहा है। कैसे रिलेट करोगे इसको? हम्म, जब हम 1 1 या इवन पोजीशन लेंगे तो ये इवन पावर आ जाएगी यहाँ पे, 2 4 6 8, तो ये क्या बना देगा इसको, पॉजिटिव। और अगर ऑड पोजीशन होगी तो ये ऑड पावर आएगी, ऑड पावर आएगी तो नेगेटिव का नेगेटिव रहेगा।
ठीक है, तो माइनर को उसके साइन से कुल मिला के, ये तो एक बुकिश लैंग्वेज है कि -1 की पावर i+j, जैसे मान लो कि a12 है, तो आपको क्या करना है, -1 की पावर 1+2, दैट इज इक्वल टू -1 का क्यूब, और -1 का क्यूब क्या होता है, -1, तो अल्टीमेटली मल्टीप्लाई तो -1 से ही करना है ना। तो ऐसे देख लो कि ऑड पोजीशन है तो 1+2 ऑड होता है, तो ऑड पोजीशन है तो -1 से मल्टीप्लाई करना है, और इवन है तो 1 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय व्हाट, कैपिटल, अच्छा वो उधर नहीं देखा हमने कि माइनर को कैसे डिनोट कराते हैं, ये तो देखा ही नहीं। इट इज डिनोटेड बाय MIJ, कैपिटल MIJ। ये किसका माइनर है, ये साहब स्मॉल aij वाले एलिमेंट का माइनर है। तो एलिमेंट को स्मॉल लेटर ए से डिनोट कराते हैं, बट माइनर को कैपिटल M से डिनोट कराते हैं। ठीक है, याद रहेगा। और अब को फैक्टर्स आ जाओ, तो को फैक्टर्स को वापस कैपिटल ए से डिनोट कराते हैं या फिर सी से डिनोट कराते हैं, CIJ, को फैक्टर का C, या फिर वापस कैपिटल AIJ। तो स्मॉल aij एलिमेंट का को फैक्टर कैपिटल AIJ होता है, याद रखना। अच्छा, उस को फैक्टर के लिए CIJ केवल कहने के लिए है, लेकिन ये यूज नहीं होता कहीं पर भी, यही वाला यूज होता है नोटेशन। तो कह सकता हूं कैपिटल AIJ इक्वल टू माइनर मल्टीप्लाई बाय इट्स साइन बेस्ड ऑन द पोजिशन। ठीक है। इन सिंपल टर्म्स वी कैन से दैट AIJ, अच्छा अब देखो, अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूं तो AIJ MIJ बराबर आएगा, और अगर -1 से मल्टीप्लाई करूं तो AIJ MIJ का नेगेटिव आएगा। तो देखा जाए तो जो को फैक्टर होता है वो तो माइनर का या तो बराबर होता है या नेगेटिव होता है। तो ये बराबर कब आएगा, जब ये इवन पोजीशन है। एग्जाम्पल AIJ इज ए डायगोनल एलिमेंट, इवन पोजीशन कब आती है, डायगोनल एलिमेंट में आती है। ठीक है। दूसरा, ये इसका नेगेटिव कब आएगा, जब ये ऑड पोजीशन पे, ऑड पोजीशन दैट मीन्स वो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो डायमंड वाली पोजीशन होती है उसमें। ये तो इवन पोजीशन होती है, डायमंड वाली पोजीशन क्या होती है, ऑड पोजीशन होती है। तो ऑड पोजीशन में को फैक्टर माइनर का नेगेटिव आएगा, इवन पोजीशन पे को फैक्टर माइनर के एग्जैक्टली इक्वल आएगा। फाइन। नेक्स्ट, सो वी कैन से दैट द डिटर्मिनेंट इज द सम। अब डिटर्मिनेंट को वापस परिभाषित कर रहे हैं अपन, वापस उसको डिफाइन कर रहे हैं, पहले भी कर लिया। डिटर्मिनेंट सम है किसका, किसी भी एक पर्टिकुलर रो या कॉलम के सारे एलिमेंट्स को उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम करो। समझ आया, क्या समझे बताओ, है या नहीं है। ये रिलेट नहीं कर पाओगे तो आगे प्रॉपर्टीज में प्रॉब्लम आएगी, आगे प्रॉपर्टीज पूरी इन डेफिनेशंस पर बेस्ड है। रात में नींद पूरी नहीं लेते होगे विधि। सुबह को क्यों नींद आती है, अभी तो कोई 10 बज रही है। अच्छा, तबीयत ठीक नहीं है। रात को प्रॉपर नींद लो ताकि सुबह को समझ में आए। अभी तो 5 बजे भी क्लास होगी। हाँ, जाके आओ। बाहर देखो, ओपन है क्या, ओपन है, जाओ जाके आओ। हम्म। तो देखो क्या कह रहा है, एक बार फिर से पढ़ो। इफ द एलिमेंट्स ऑफ अ रो और अ कॉलम, किसी एक पर्टिकुलर रो या किसी एक पर्टिकुलर कॉलम के सारे एलिमेंट्स को क्या करें, मल्टीप्लाई करें, किससे, उनके, सॉरी, हम इससे पहले वाला नोट तो पढ़ा नहीं हमने। हाँ, ये इस उस नोट पे हम बाद में आएंगे। फिर से आओ। सो वी कैन से द डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन फिर से बता रहा है, डिटर्मिनेंट इज द सम। सम है डिटर्मिनेंट, एक तरीके से किस चीज का सम है, प्रोडक्ट्स, यानी कुछ प्रोडक्ट्स करो, यानी कुछ लोगों को मल्टीप्लाई करो, किस किस को मल्टीप्लाई करो, किसी एक पर्टिकुलर रो या कॉलम के सारे एलिमेंट्स को उनके रिस्पेक्टिव को फैक्टर से मल्टीप्लाई करो। जैसे सपोज करो मैंने चूज की रो 1, तो रो 1 के 3 एलिमेंट्स बोलो कौन कौन से होते हैं, A11, A12, A13। अब इन तीनों एलिमेंट्स को अपने अपने को फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, यानी कि कैपिटल A11, यानी कि कैपिटल A12, यानी कि कैपिटल A13, एंड फाइनली इन सब का क्या करो, सम। इन सारे प्रोडक्ट्स का क्या करो, सम। तो इन सबको ऐड कर दो। तो यही तो डिटर्मिनेंट है, बताओ ये डेल्टा की वैल्यू होगी नहीं होगी, होगी ना। आप खुद सोचो, डिटरमिनेंट निकालते थे तो एलिमेंट आगे देखो इसमें, एलिमेंट से साइन को मल्टीप्लाई करते थे, वो साइन अभी अपन ने माइनर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर मल्टीप्लाई करो या इधर मल्टीप्लाई करो, डजंट मेक एनी डिफरेंस, तो वो इफेक्ट तो आ ही गया उसके अंदर। ठीक है। सपोज करो किसी ने कहा सर मैं तो कॉलम 2 सेलेक्ट करूंगा, अब बताओ कॉलम 2 के हिसाब से आप है ना डिटरमिनेंट की डेफिनेशन बताओ। तो कॉलम 2 के हिसाब से डिटरमिनेंट की डेफिनेशन क्या होगी, कॉलम 2 के सारे एलिमेंट्स बताओ। A21, आगे बोलो।
A22, आगे बोलो। नहीं, कॉलम 2 चल रहा है। A12, A22 और A32, कॉलम 2 चल रहा है ना। अब इसके, ये तो हो गए एलिमेंट्स, इसको इसके रेस्पेक्टिव कोफैक्टर से यानी कैपिटल A12 ये निकालने पड़ेंगे कोफैक्टर्स, वही 2/2 हाइड करके डिटरमिनेंट जैसे निकालते हैं। A22 एंड देन A23, ठीक है, एंड देन फाइनली टेक द सम ऑफ ऑल दीज थ्री प्रोडक्ट्स प्लस प्लस, दिस इज कॉल्ड द डिटरमिनेंट। उसी का डिटरमिनेंट ये भी आ सकता है, सेम आएगा। अच्छा, गलती ये मत करना कि जब अपन अभी नॉर्मल प्रोसीजर से डिटरमिनेंट निकाल रहे थे तो अपन प्लस माइनस साइन लगा रहे थे इधर, जैसे 1 2 है तो माइनस से इसको इंटू -1 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, ये इवन है तो इंटू 1 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, और ये ऑड आ गया तो वापस में ये कर रहे थे अपन। तो ये -1 और 1 से मल्टीप्लाई करना ऑलरेडी इसमें शामिल हो चुका है, तो 2 बार मत कर देना। कई बार क्या होता है वो पुरानी चीज दिमाग में रहती है, अगर इस तरीके से को फैक्टर के बेसिस पे अगर आप डिटरमिनेंट निकाल रहे हो तो को फैक्टर में ऑलरेडी माइनस साइन मल्टीप्लाई हो चुका है। आप को फैक्टर के बेसिस पे नहीं निकाल रहे हो, नॉर्मल प्रोसीजर से निकाल रहे हो, तो आपको एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है उसको। सारी बातें क्लियर है अब। अच्छा, इसको पूरा खत्म करते हैं, फिर अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आने वाली है। इन ए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, थ्री ऑर्डर 3 के एग्जाम्पल है, अभी जो मैं एग्जाम्पल ले रहा था, मान लो मैंने रो 1 सेलेक्ट करी, तो रो 1 के तीन एलिमेंट्स A11, A12, A13, उनको उनके रेस्पेक्टिव को फैक्टर से मल्टीप्लाई किया और बाद में प्लस कर दिया, तो यही डेल्टा यानी कि यही डिटर्मिनेंट आ गया। अब सुनना ध्यान से, मैं कह रहा हूँ, अगर हम थोड़ा बहुत चेंजेस, थोड़ा बहुत रिसर्च करके देखें, थोड़ी बहुत नई नई चीज अब ट्राई करके देखते हैं, तो किसी ने कहा रो 1 के जैसे एलिमेंट्स हैं सारे, बताओ कौन कौन से हैं? बताओ। A11, A12, A13। अब अपन इनके रेस्पेक्टिव कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब इनके रेस्पेक्टिव कोफैक्टर से मल्टीप्लाई ना करके रो 2 के रेस्पेक्टिव कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या होगा? सोचने वाली बात है ना। तो रो 2 के कोफैक्टर्स बताओ, तीन। ए रो 2 के A21, हाँ सही है, कैपिटल A22 एंड कैपिटल A23। और फिर वही प्रोसीजर कि इनको मल्टी प्रोडक्ट्स को फाइनली हम सम कर ले। तो क्या इससे डिटरमिनेंट मिलेगा क्या? इससे तो डिटरमिनेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि डिटरमिनेंट की ऐसी तो कोई डेफिनेशन है नहीं कि आपका एलिमेंट्स तो ले रहे हो रो 1 से, को फैक्टर्स ले रहे हो रो 2 से, या रो 2 की जगह कल को रो 3 भी ले लो, यानी किसी दूसरी रो के एलिमेंट्स किसी एक रो के और को फैक्टर्स किसी दूसरी रो के, ये चेंजेस हम करें किसमें? डिटरमिनेंट निकालने के प्रोसेस में, तो क्या होगा? तो ऐसे अगर आप कुछ भी करते हो तो उसका आंसर हमेशा 0 आएगा। नहीं ले सकते। अगर आपने रो लिए तो रो ही लोगे, उस पे आ रहा था अभी मैं। और अगर कॉलम लिए तो कॉलम ही लोगे, रो लिए तो कॉलम नहीं ले सकते, कॉलम लिए तो रो नहीं ले सकते। तो किसी भी एक पर्टिकुलर रो के एलिमेंट्स को खुद के उसी रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई ना करके किसी दूसरी रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम किया जाए, तो इस तरीके से जो उत्पन्न चीज आएगी वो डिटरमिनेंट तो नहीं कहलाएगी, पर वो जो भी कहलाएगी उसका उसका नाम नहीं है कुछ भी, वो क्या कहलाएगी, लेकिन उसकी वैल्यू 0 आएगी। और यही काम कॉलम से भी कर सकते हो, इधर कॉलम 2 ले लो, उधर कॉलम 3 ले लो। तो यही चीज है नेक्स्ट वाले नोट में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, याद रखना। इस नोट को बड़े ही ध्यान से सुनना। नेक्स्ट नोट देखो, नोट डाल के लिखा हुआ है, इफ द एलिमेंट्स ऑफ अ रो और ए कॉलम, और ए कॉलम ब्रैकेट में है, देखो और ए कॉलम ब्रैकेट में है तो फिर ब्रैकेट में अभी इसको हटाओ, इसको भी हटाओ, फिर कॉलम से रीड, अभी रो से रीड करो फिर कॉलम से रीड। ऐसा नहीं है ना कि अगर ये ब्रैकेट में नहीं होता ना, तब तो जो आप कह रहे थे वो भी कर सकते थे, ये रो का कॉलम से कॉलम में, लेकिन ये ब्रैकेट में है, दैट मीन्स ये सेकंड केस है। अभी फर्स्ट केस को रीड करो। किसी भी एक रो के सारे एलिमेंट्स को उनके रेस्पेक्टिव को फैक्टर, उनके नहीं, किसी अनदर रो के को फैक्टर रेस्पेक्टिव से मिलते, अच्छा रेस्पेक्टिव से ही करवाना है। जैसे इधर A11 है, चलो आपने रो 1 नहीं सेलेक्ट करी, रो 2 सेलेक्ट कर दी, तो रो 2 का कैपिटल A12 होगा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि इसका सेकंड एलिमेंट ले लेते हैं सर हम पहले, वो नहीं कर सकते। ठीक है, सॉरी ये 1 2 नहीं होगा, क्या होगा 2 1, 2 1, तो आप 2 1 ही लोगे, आप 2 2 नहीं ले सकते, रेस्पेक्टिव वर्ड तो अभी भी लगा हुआ है। तो सारी बातें ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कुछ भी कर सकते हम। जैसे डिटर्मिनेंट की फॉर्मेट में जाके समझते हैं। मान लो कि ये 3/3 का डिटर्मिनेंट है। अब मैंने रो 2 के एलिमेंट्स को उठाया, तो रो 2 के एलिमेंट्स को उठाओगे तो कोफैक्टर्स भी इसी को उठाओगे तभी डिटरमिनेंट मिलेगा, लेकिन आपने कहा कि नहीं सर हम कोफैक्टर्स ऊपर वाले को उठा लेते हैं। तो आप जब ऊपर वाले को उठा रहे हो तो इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे ही करोगे, ऐसे नहीं कर सकते कि इसको इससे सर मर्जी से, इसको इससे कर दिया, इसको इससे कर दिया, इसको इससे कर दिया, तो उससे कुछ भी नहीं मिलेगा, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है।
रेस्पेक्टिव सीक्वेंस में ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर आप रो सेकंड वाली भी सेलेक्ट करते हैं या कोई दूसरी सेलेक्ट करते हैं। देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, इस तरीके से दस ऑप्टेंड, इस तरीके से कोई डिटरमिनेंट आप निकाल रहे हो तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, जीरो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर A11 A12 A13 ले रहे हो, लेकिन को फैक्टर्स आपने सेकंड रो के ले लिए, कैपिटल A21 कैपिटल A22 और कैपिटल A, ये आप किसी भी उसमें अप्लाई करके देख सकते हो। ठीक है ना, किसी भी डिटरमिनेंट में आप ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है चीज को अप्लाई करके चेक करके देख सकते हो। क्लियर, दैट्स इट। एडजॉइंट एंड इनवर्स हमारी नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब नेक्स्ट एक्सरसाइज का टॉपिक है। इस एक्सरसाइज में हमने क्या सीखा, बोलो, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, दैट्स इट, और कुछ नहीं सीखा। और नेक्स्ट एक्सरसाइज में अपन इसी को आगे बढ़ा के एडजॉइंट एंड इनवर्स सीखने वाले हैं। पहले इस एक्सरसाइज को देख लेते हैं, अच्छा चार पांच ही क्वेश्चन है तो उसको तो खत्म कर लेते हैं, फिर एडजॉइंट एंड इनवर्स इसी पर, मैंने क्या कहा, इसी पर बेस्ड आता रहेगा, तो ये सीखोगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, है ना। एडजॉइंट, उससे फाइनली फिर अपन इनवर्स सीखने वाले हैं ना। और एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, पीछे हमने सीखा ना ट्रांसपोज करके, तो अभी माइनर्स को फैक्टर सीखा, ये माइनर्स को फैक्टर्स और ट्रांसपोज इन तीनों को ज्वाइंट करेंगे तो एडजॉइंट बनेगा, फिर एडजॉइंट की मदद से इनवर्स निकलेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर वन इज राइट माइनर्स एंड को फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स के माइनर्स एंड को फैक्टर्स लिखने, सरल सा काम है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर वन, हेयर द गिवन, क्या लिखेंगे बताओ, पहली लाइन क्या होगी, हेयर द गिवन डिटर्मिनेंट है, ये है ना, मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, हेयर द गिवन डिटर्मिनेंट इज, कभी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं निकल, माइनर्स एंड कोफैक्टर नहीं निकलता, डिटर्मिनेंट का माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकलता है। ठीक है, तो क्या लिखा, राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। हियर द गिवन डिटर्मिनेंट इज, देयर इज अ 2 by 2 डिटर्मिनेंट गिवन, इसको अपन डेल्टा से डिनोट करा देते हैं, डेल्टा इक्वल टू दिस, हो गया, ये दिख रहा है। ठीक है, अब 2 by 2 का तो और आसान, जैसे अपन 2 by 2 में शॉर्टकट चलता है ना, इसमें भी चलेगा। देखो 2 by 2 का डिटर्मिनेंट का शॉर्टकट क्या चलेगा, अभी निकाल के देखते हैं अपन, है ना। तो हम क्या करेंगे, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले माइनर्स लिख देता हूं मैं, है ना, ये हम माइनर्स निकाल रहे हैं। तो माइनर्स में कैपिटल M11, कैपिटल M12, कैपिटल M21 एंड कैपिटल M22, यही करें। तो कैपिटल M11 के लिए स्मॉल A11 वाली पोजीशन ये है, ये रो और ये कॉलम को हाइड किया तो क्या बचा, एक 1 by 1 का डिटरमिनेंट बचा, और 1 by 1 का डिटरमिनेंट वो खुद ही आंसर, वो खुद ही होता है, तो 3 आंसर आ गया, बताओ। ठीक है, M12 ये वाली पोजीशन है, ये गया, क्या आंसर बचा, जीरो। तो 2 by 2 में तो बहुत सा सरल सा ही काम है, 2 1 में ये गया, क्या बचा, -4, एंड 2 2 में बताओ क्या बचा, ये बचा, ये गया, क्या बचा, 2। अब आप ध्यान से देखो, ये आंसर तो आ गया हमारा ना। अब आप ध्यान से देखो कि इस डिटर्मिनेंट के चारों एलिमेंट्स के माइनर्स का जो आंसर आ रहा है, मतलब माइनर्स जो आ रहे हैं, वो इसी डिटर्मिनेंट के कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं। ये बाहर से कुछ आया आंसर, 3 इसी में कहीं ना कहीं है, 0 इसमें कहीं ना कहीं है, -4 इसमें कहीं, तो क्यों ना 2 by 2 का तो हम डायरेक्ट ट्रिक याद कर लें। तो अब आप देखो, मैं इसके डिटर्मिनेंट, इसके माइनर्स को अगर अरेंज करूंगा, M11 का आंसर क्या आ रहा है, 3, M12 का आंसर क्या आ रहा है, 0, और M21 का आंसर क्या आ रहा है, -4, और M22 का आंसर क्या आ रहा है, M22 का 2 कैसे आया था, अच्छा 2। तो देखो क्या रिलेशन है, ध्यान से देखो, हम्म, डायगोनल एलिमेंट्स इंटरचेंज हो रहे हैं, दैट्स इट, हो रहे हैं। 3 2 2 3 ऐसे था तो वो क्या हो गया, 3 2 हो गया, और -4 0 ऐसे था तो वो क्या हो गया, 0 -4 हो गया, हो गया, 0 उधर चला गया मैंने। तो 2 by 2 का डिटर्मिनेंट का अगर आपको माइनर निकालना हो तो डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दो, बस वही आंसर है। अब कोफैक्टर्स में भी कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा, वो भी देखते हैं ना। तो इनको चारों को हटा देता हूं मैं, नाउ कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स का नोटेशन क्या है, कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A21 एंड कैपिटल A22। ठीक है, इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वही माइनर को उनके रिस्पेक्टिव पोजीशन से, तो एक बार माइनर लिख देता हूं मैं, 1 2। अब देखो बेसिक एक्सरसाइज है ना, तो अगर को फैक्टर पूछे तो भी पहले माइनर निकालो फिर को फैक्टर निकालो, इससे यहाँ पे आओ, डायरेक्ट मत आओ। लेकिन जब आगे बढ़ जाएंगे तो अगले नेक्स्ट चैप्टर्स में हमको को फैक्टर्स ही काम आएंगे, माइनर्स तो काम नहीं आएंगे, है ना। को फैक्टर्स काम आएंगे तो हम क्या करेंगे, सीधे ही को फैक्टर निकालना शुरू कर देंगे, है ना, सीख जाएंगे तो। M22, अब इनको इंटू इंटू
इंटू इनकी पोजीशन से। अब पोजीशन भी बिल्कुल ऐसे मत लिख देना, 1 1 है तो 1 कर दिया, 1 2 है तो -1, क्योंकि बेसिक एक्सरसाइज है वही, -1 -1 -1 एंड -1। अब इनकी पावर 1 + 1 1 + 2, आगे बोलो 2 + 1 एंड 2 + 2। फिर आगे बढ़ो, M11 की वैल्यू 3 इंटू -1 का स्क्वायर इज 1, M12 की वैल्यू 0 मल्टीप्लाइड बाय -1। देन व्हाट, M21 इज -4 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, ये भी -1। और M22 इज व्हाट, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, राइट। 3 × 1 3, ये 0 मिला, ये +4 मिला, ये 2 मिला। अब आंसर देखते हैं और कनेक्शन पकड़ते हैं। बोलो फर्स्ट पोजीशन का आंसर क्या है, 3। सेकंड पोजीशन का आंसर क्या है, 0। थर्ड पोजीशन का आंसर क्या आया, 4। एंड फोर्थ पोजीशन का आंसर क्या आया, क्या, 2। अब देखो ध्यान से, क्या कनेक्शन पकड़ पाए। उधर वालों के साइन चेंज कहाँ हो रहे हैं, -4 का साइन चेंज करेंगे तो 4 आएगा, आंसर तो 0 आ रहा है। और 0 का तो कोई साइन ही नहीं होता, चेंज कैसे करें। जो ये वाले ओरिजिनल डायगोनल एलिमेंट, ये तो डायगोनल एलिमेंट्स होते ही नहीं है कायदे से ना, ये होते हैं डायगोनल। जो ओरिजिनल डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो तो इंटरचेंज होंगे, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, इंटरचेंज होके नेगेटिव हो जाएंगे। इंटरचेंज भी होंगे, नेगेटिव भी होगा। तो -4 इधर आया, -4 लेकिन 4 बन गया, 0 उधर गया लेकिन 0 का साइन चेंज करेंगे तो 0 है। ठीक है, तो ये को फैक्टर की शॉर्ट ट्रिक याद हो गई। आंसर चेक कर लो पहले क्वेश्चन पे। सही है, ठीक है, समझ आया। सेकंड क्वेश्चन तो क्या अलजेब्रिक है, अलजेब्रिक में तो यूं ही खत्म करो। बताओ, इसका माइनर डी, इसका माइनर ए, इसका माइनर बी, इसका माइनर सी। अब कोफैक्टर निकालेंगे तो ये तो सेम निकलेंगे। और अभी हमने सीखा भी था, पीछे माइनर कोफैक्टर का रिलेशन सीखा था। डायगोनल एलिमेंट्स के लिए तो माइनर और कोफैक्टर बराबर रहते हैं, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के लिए एक दूसरे के नेगेटिव रहते हैं। तो ये आपने जो माइनर्स निकाले इन्हीं का नेगेटिव कर दो तो ये बन गया कोफैक्टर। डन। चलो जी, अब 3/3 की पकड़ लो, जैसे 3/3 का ये पकड़ लिया अपन, है ना। कहता गिवन डिटरमिनेंट इज दिस, डेल्टा इक्वल टू दिस। तो इसमें अब नो माइनर निकलेंगे और नो वो फैक्टर्स निकलेंगे ना। चलो निकालते जाओ। अब इसमें तो डिटरमिनेंट बनेगा, उसमें तो ऐसे कैसे ही हो गया, पर इसमें क्या बनेगा, डिटरमिनेंट बनेगा। तो यहाँ पे ले लो माइनर्स, वहां ले लेंगे कोफैक्टर्स। तो बोलो माइनर में सबसे पहले M11 अरेंज कर देते हैं, देखो M12 13, सॉरी 21 22 23 31 32, और यहाँ लिख देते हैं 33। देखें, लेट्स सी। M11, M11 के लिए ये गया, ये गया। तो 2/2 में तो 1/1 का डिटरमिनेंट बच रहा था, लेकिन यहाँ पे 2/2 का डिटरमिनेंट बच रहा है। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे, वही से पहले करते थे, 5 × 2 -1 इंटू -1, राइट। 5 × 2 -1 इंटू -1, ठीक है। क्या बना, 10 + 1 यानी कि 11। हेलो। हाँ भैया। यार अभी 9 बजे क्लास है, अभी 5 मिनट में नीचे जा रहा हूँ, अभी आज ही चाहिए क्या। अभी ऊपर क्लास ले रहा हूँ, अब नीचे जा रहा हूँ 5 मिनट के बाद। फॉरवर्ड कैसे, मतलब काय पे करना है। PDF मना नहीं, PDF नहीं बन सकती उसकी, वो तो आपके वो फोटो वाली फाइल है, PSD वाली। वो तो उसी सॉफ्टवेयर में खुलेगी जिसमें बनी हुई है। हाँ हाँ, पेन ड्राइव में ही आएगी। नहीं, पहली 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 चीज तो उसने, एक मिनट रुको। लेट्स कंटिन्यू। हम्म। Let's continue।
सेकेंड आ जाओ। सेकेंड एलिमेंट के लिए, जो सेकेंड एलिमेंट के लिए अरेंज कर रखा था अपन ने, ये गया ये गया। सो क्या बना बताओ, 3 × 2 - 0 × -1। ठीक है, चलो सबका अरेंज कर देते हैं एक बार, फिर सॉल्व करते हैं एक साथ। फिर उसके बाद ये गया, क्या बना, 3 × 1 - 0 × 5। 3 × 1 - 0 × 5। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट एलिमेंट ये बचा 2 1 वाला, ये जाएगा 0 × 2 - 1 × 4। 0 × 2 - 1 1 × 4। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाओ 5 वाला एलिमेंट, ये गया 1 × 2 - 0 × 4। 1 × 2 - 0 × 4। ओके, 2 3 में ये वाला 1 × 1 - 0 × 0। 1 × 1 - 0 × 0। उसके बाद आओ 3 1 में, ये 0 × -1 - 5 × 4। 0 × -1 - 5 × 4। उसके बाद ये आओ M32, मतलब ये वाला 1 × -1 - 3 × 4। 1 × -1 - 3 × 4। 3 × 4 सही है। और लास्ट एलिमेंट क्या था, M33, कैपिटल M33। उसके लिए क्या करेंगे, 1 × 5 - 3 × 0। 1 × 5 - 3 × 0। चलो अब सॉल्व करो, तो 6 - 0 6। 3 - 0 3। फिर बोलो 0 - 4 - 4। फिर बोलो 2 - 0 यानी कि 2। फिर बोलो 1 - 0 यानी कि 1। फिर बोलो 0 0 - 20, हाँ -20। फिर बोलो -1 -12, माइनस का 13 लास्ट में बोलो। 5 - 0 यानी कि 5। ओके, ये तो हो गया माइनर्स। अब आओ नेक्स्ट, को फैक्टर्स। को फैक्टर्स को अरेंज करते हैं, कैपिटल A। 3 1, कैपिटल A 3 2। हो गए सारे, कैपिटल A 3 3। क्या फॉर्मूला है, इनको इनके माइनर्स को इनके को फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 32 एंड 33। करा दें रेस्पेक्टिव साइन से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो वही चीज, -1 की पावर 1 + 1, -1 की पावर 1 + 2, -1 की पावर 1 + 3। तो बेसिक क्वेश्चन में तो बिल्कुल ऐसे बच्चों की तरह करना है। फिर एक बार जब हम प्रो हो जाएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, या नेक्स्ट टू नेक्स्ट एक्सरसाइज में चले जाएंगे, तो फिर ये सब जो फॉर्मेलिटी वाले काम है नहीं करना, सीधे सीधे लिखना है। ये क्या बन जाएगा, 3 + 2 एंड -1 की पावर 3 + 3, क्योंकि अभी तो फॉर्मूला के हिसाब चलना है, फॉर्मूला ये दिया हुआ है, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू। ठीक है, सो M11 क्या मिला, 11 इंटू -1 का स्क्वायर यानी 1। अब देखो ये -1 मिलेगा, ये 1 मिलेगा, -1 मिलेगा, तो अल्टरनेट चलता जाएगा, तो बस वहां से देखते जाओ। और ये 6 × -1 वहां से देखते जाओ, 3 × 1। पहले एक बार तो उसको अरेंज कर दो एज इट इज, -4 2 1 -20 -13 एंड 5। और अब 1 - 1 1 -1 1 -1 1 -1 1। अब करो 11 -6 3 4 2 -1 -20 +13 एंड 5। आंसर मैच करो, ये होगा इसके माइनर्स इनको फैक्टर्स। ठीक है, क्लियर है, डिलीट करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब ये क्या कह रहा है कि डिटरमिनेंट इवेल्युएट, मतलब ये डिटरमिनेंट की वैल्यू चाहिए। इवेल्युएट का मतलब क्या होता है,
फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट, इवैल्यूएट, फाइंड द वैल्यू। लेकिन अब तक तो हमारे पास ऑप्शन होता था, किसी भी एक पर्टिकुलर रो या कॉलम को मैं सेलेक्ट कर लेता था मेरी मर्जी के अकॉर्डिंग। बट अब वो क्या कह रहा है, सेकंड रो ही सेलेक्ट करो, अब वो क्या कह रहा है, थर्ड कॉलम ही सेलेक्ट करो। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आएंगे भी, को फैक्टर्स यूज करो थर्ड कॉलम के। तो जैसे थर्ड थर्ड वाले क्वेश्चन में रो है, अपन फोर्थ वाला करते, थर्ड वाला आप होमवर्क मार्क करो। फोर्थ वाले में क्या है, थोड़ा सा अल्जेब्रिक भी है ना, तो इसमें देखो क्या बनता है। तो थर्ड कॉलम के को फैक्टर्स को यूज करो आप। तो थर्ड कॉलम यानी कि ये, तो इसके को फैक्टर्स निकालेंगे पहले हम। ये था गिवन डिटर्मिनेंट इज, और फिर डिटर्मिनेंट लिख देंगे पहले तो, लिख दिए डिटर्मिनेंट। अब थर्ड कॉलम के को फैक्टर्स निकालो, ठीक है। तो नाउ को फैक्टर्स हम निकाल रहे हैं, लेकिन सारे नहीं, अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में सारे निकाल रहे थे ना, इन दो क्वेश्चन में सारे नहीं निकालने, उसमें केवल सेकंड रो के निकालने, इसमें केवल थर्ड कॉलम के निकालने। तो थर्ड कॉलम के सीक्वेंस क्या होती है बताओ, और को फैक्टर्स निकाल रहे हैं, तो कैपिटल ए 3 1, कैपिटल ए 3 2, आगे बोलो कैपिटल ए 3 3, सॉरी 1 3 1 3, हाँ 1 3, देन कैपिटल ए 2 3, देन कैपिटल ए 3 3, ठीक है फाइन। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो कैपिटल A13 के लिए हम क्या करेंगे, कैपिटल M13 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 की पावर 1 + 3 से। इसके लिए हम चाहो तो आप पहले माइनर्स निकालो, चाहो तो ऑन द गो निकाल लो, दोनों ऑप्शन से। तो अभी जैसे अपन ऑन द गो निकाल रहे हैं, -1 की पावर 2, थोड़े टाइम के बाद तो अपन क्या है, ये भी नहीं करेंगे और आंसर डायरेक्ट लिखने लग शुरू कर देंगे। M33 को -1 की पावर 3 + 3, आगे बढ़ो। तो कैपिटल M13 निकालने के लिए, तो कैपिटल M13 ये वाली पोजीशन है, ये जाएगा ये जाएगा, 2/2 का डिटरमिनेंट क्या बनेगा बताओ, 1 × Z, यानी कि Z -1 × Y। इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, -1 की पावर 4, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि आंसर वही Z - Y आएगा। आगे बढ़ो। M23 क्या है, ZX। तो ZX के लिए ये जाएगा ये जाएगा, Z - X बचेगा बताओ, 1 × Z। तो Z - X मल्टीप्लाइड बाई ये क्या हो जाएगा, -1। अब ये -1 से मल्टीप्लाई करोगे जब आप, तो उल्टा हो जाएगा X - Z, Z - X इंटू माइनस, ठीक है। और इधर आओ, M33 मतलब ये और ये, Y - X हो गया बताओ। तो Y - X हो गया, और उसको मल्टीप्लाई भी किससे करना है आपको, 1 से करना है। तो ये हो जाएगा Y - X लाइक दिस। अब आप निकालो इसका क्या, डिटर्मिनेंट। नाउ डेल्टा इक्वल टू, फॉर्मूला आप इसका लगाओ, आपके पास वैसे तो ऑप्शन होता था कोई भी लगाएंगे, आपकी बार इसका लगाओ। तो इसका लगाएंगे तो क्या होगा, स्मॉल a11 इंटू स्मॉल a13, थर्ड कॉलम है ना, इंटू कैपिटल A13, प्लस आगे बोलो स्मॉल a23 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल A23, प्लस स्मॉल a33 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल A33, फाइन। चलो कैपिटल ए, इसमें स्मॉल a13 की वैल्यू क्या है, YZ को किससे मल्टीप्लाई कराना है साहब, Z - Y से, प्लस आगे बोलो फिर ZX को किससे मल्टीप्लाई कराना है, X - Z से, फिर फाइनली XY को किससे मल्टीप्लाई कराना है, Y - X से, करा दें। तो YZ × Z, YZ² YZ × -Y, -Y² Z, आगे बोलो ZX × X, X² Z, और फिर ZX × -Z, XZ², सही है, प्लस XY × Y, XY² और -X × XY गिव्स मी X - X²Y, ओके। अब वैसे तो ये आंसर है, कट नहीं रहा कुछ भी, लेकिन इसको जितना हो सके फैक्टराइज करके देना है, सिंप्लीफाई करके देना है आपको, है ना। तो एक काम करते हैं, आप ये देखो, Z² की दो टर्म्स हैं, है ना, Y² की दो टर्म्स हैं, X² की दो टर्म्स, तो X² Y, को वो अलग करके देखते हैं एक बार क्या बनता है ना। तो X² की टर्म कौन कौन सी है, ये और ये। तो इन दोनों में से अगर मैं X² कॉमन लूं तो क्या बचता है, Z - Y। हो सकता है कि ये पैटर्न गलत बने, पर एक बार ट्राई तो करना पड़ेगा। फिर Y² वाली टर्म कौन सी है, ये वाली, पॉजिटिव पहले लो, और नेगेटिव कौन सी है, ये वाली। तो ये क्या बन जाएगा, Y² कॉमन लेते ही X - Z, राइट, प्लस Y² कॉमन लेते ही क्या बना, X - Z, प्लस, और Z² वाली टर्म कौन सी है, ये वाली और ये वाली, इसमें Z² कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, Y - X। तो Z² कॉमन लिया तो क्या बना, Y-, लेकिन इससे कुछ भी नहीं बना, बना क्या कुछ भी बताओ, नहीं बना। अभी ऐसा बनना चाहिए कि इनमें से भी आपस में फिर कॉमन निकले। तो ये पैटर्न तो हो गया रॉन्ग। अब कुछ और सोचो इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका। तो अगर मैं ऐसे करूं देखो,
अच्छा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कॉमन लेने से पार नहीं पड़ी, तो सिंगल एक्स वाई जेड कॉमन लो। तो सिंगल एक्स कहाँ है, देखो सिंगल एक्स ये रहा, और किस में सिंगल एक्स है, ये रहा, तो इन दोनों में से कॉमन लो। ये ट्राई करते हैं, ठीक है ना। तो सिंगल एक्स कॉमन लिया, पॉजिटिव पहले ले लेता हूं मैं, वाई स्क्वायर बचा माइनस जेड स्क्वायर बचा। अब सिंगल वाई देखो, ये रहा, पर ये नेगेटिव है, पॉजिटिव हो रहा। तो प्लस वाई कॉमन लेते ही क्या बचेगा बताओ, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और फिर सिंगल जेड किस किस में आ रहा है, इसमें और इसमें। तो प्लस सिंगल जेड कॉमन लिया तो क्या बचा बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इससे कुछ हुआ, इससे भी नहीं हुआ। हम्म। ओके, लेट्स डू वन थिंग। एक काम करते हैं अपन, चलो। जो हमने शुरुआत में ये तीन एक्सपेंशन किए हैं, 1, 2, 3, इन तीन एक्सपेंशन में से डू वन थिंग। आप किसी भी दो एक्सपेंशन को कंपाइल करो और एक एक्सपेंशन को एज इट इज रहने दो। मतलब एक एक्सपेंशन को आप एक्सपैंड मत करो, फैक्टराइज फॉर्म में रहने दो। फॉर एग्जाम्पल, या तो इसको फैक्टराइज फॉर्म में रहने दो और इन दोनों को एक्सपैंड करके आपस में सॉल्व करो, या फिर वो काम इसके साथ करो, या फिर वो काम इसके साथ करो, ठीक है। तो लेट्स से कि वो वाला काम हम फर्स्ट लास्ट वाले के साथ करते हैं, मतलब एक्स वाई इंटू वाई माइनस एक्स को एक्सपैंड नहीं करते हैं, बचे हुए इन्हीं दोनों को एक्सपैंड करते हैं, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो लेट्स डू वन थिंग, मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूँ। हम्म। हाँ, देखो, नेक्स्ट पेज पे आता हूँ मैं, और मैं नोट कर लूँ क्या क्या है वहाँ पे। 1 सेकेंड। मेरे पास पीछे है वाई जेड इंटू जेड माइनस वाई, वाई जेड इंटू जेड माइनस वाई, देन आई हैव जेड एक्स इंटू एक्स माइनस जेड प्लस जेड एक्स इंटू इंटू वॉट, जेड एक्स इंटू क्या है, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस जेड, जेड एक्स इंटू एक्स माइनस जेड। एंड लास्ट में है मेरे पास प्लस एक्स वाई इंटू वाई माइनस एक्स, एक्स वाई इंटू वाई माइनस एक्स, एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाय वाई माइनस एक्स। ओके, सो डू वन थिंग, इसको तो एक्सपेंड करो मत, इसको एज इट इज रहने दो, इन दोनों को एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। मतलब वो लास्ट वाली जो रो है उसमें तो मैं अपन ने तीनों को एक्सपेंड कर दिया है ना। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, लास्ट वाली रो को जो है, मतलब ये वाली रो को एक बार हटा दें, यहाँ से हम फिर से कर रहे हैं ना, यहाँ से हम क्या चेंजेस कर रहे हैं कि केवल इन दोनों को एक्सपेंड कर रहे हैं, और इन दो इसको लास्ट वाली टर्म को एक्सपेंड नहीं, लास्ट वाले फैक्टर्स फैक्टराइज फॉर्म में रहने देते हैं। और ऐसा काम हम इसके लिए या इसके लिए, तीनों में से कोई भी एक सिलेक्शन करके ऐसा काम कर सकते हैं। चलो लेट्स डू, क्या होता है देखते हैं। तो वाई जेड इंटू जेड गिव्स मी वॉट, वाई जेड स्क्वायर, माइनस वाई जेड इंटू माइनस वाई गिव्स मी वॉट, वाई स्क्वायर जेड, प्लस जेड एक्स इंटू एक्स गिव्स मी एक्स स्क्वायर जेड, एंड जेड एक्स इंटू माइनस जेड गिव्स मी माइनस एक्स जेड स्क्वायर। और जैसा कि मैंने कहा, इसको छेड़ेंगे ही नहीं, एक्स वाई इंटू वाई माइनस एक्स की फॉर्म में ही इसको रहने देते हैं, ठीक है। ठीक है, चलो। अब इसको तो हमने छेड़ा नहीं, तो बचे ये दो टर्म्स जिनको हमने एक्सपैंड करके चार टर्म्स बना दिया है। पर अब इनमें से ऐसे कॉमन लेना है फिर से, तो अब ऑब्वियस बात है, इन दोनों में से तो कॉमन लेंगे नहीं, क्योंकि इन दोनों से कॉमन लूंगा तो वापस जो ऊपर वाली पोजीशन है सेम टू सेम वही क्रिएट हो जाएगी, वहां से तो हम बच के हैं। तो अब एक्सचेंज कर लो, मतलब इन दोनों पेयर्स ने अपना अपना पार्टनर एक्सचेंज कर लिया, ये इसके साथ कॉमन लो और इसका इसके साथ कॉमन लो। तो देखो क्या होगा, तो इसका मुझे इन दोनों में से कॉमन लेना है, तो इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स जेड स्क्वायर। तो क्या कॉमन आ रहा है दोनों में, जेड कॉमन आ रहा है, या फिर देखो क्या आ रहा है, जेड स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ओके। तो इनमें से सपोज करो मैंने ले लिया जेड स्क्वायर कॉमन, तो क्या बचा, वाई माइनस एक्स बचता है। और इन दोनों में से देखना जरा क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से ओनली सिंगल जेड कॉमन आ रहा है, एज फार एज आई कैन सी, सिंगल जेड कॉमन आ रहा है। तो बचेगा मेरे पास क्या, एक्स स्क्वायर
माइनस का वाई स्क्वायर, और एक बार जो है बचे हुए जो तीसरा है जिसको हमने एज इट इज छोड़ा है, उसको वाई वापस एज इट इज लिख लो। अब आप ध्यान से देखो, अब जो हमारे पास तीन टर्म्स हैं उसमें से तीनों में से कुछ कॉमन निकाला जा सकता है। बस मुझे इसी पोजीशन पे आना था। देखो शुरुआत में हमारे पास जो तीन टर्म्स थी, एक दो तीन, इन तीनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा था, लेकिन अभी जो इस पोजीशन पे हमारे पास ये तीन टर्म्स है, तीनों में से कॉमन निकाला जा सकता है। आइदर वी कैन टेक x माइनस वाई एज कॉमन और वी कैन टेक y माइनस एक्स कॉमन। तो लेट्स डू वन थिंग, x माइनस वाई कॉमन निकालता हूं मैं। तो सपोज करो जेड स्क्वायर इंटू वाई माइनस एक्स में से मैंने x माइनस वाई कॉमन निकाला, तो y माइनस एक्स में से x माइनस वाई कॉमन निकालेंगे, दैट मीन्स माइनस वन बाहर निकाला, माइनस वन को जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ये एक्स माइनस वाई मैंने कॉमन निकाल दिया है। ठीक है, तो वाई माइनस एक्स में से एक्स माइनस वाई को कॉमन निकाला फर्स्ट टर्म में से, तो जेड स्क्वायर नेगेटिव बन जाएगा, माइनस जेड स्क्वायर, क्योंकि वो वाई माइनस एक्स है और मैंने जेड एक्स माइनस वाई कॉमन निकाला है, तो माइनस वन कॉमन आया, माइनस वन इंटू जेड स्क्वायर बिकम्स माइनस जेड स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे आओ, इसको मैं स्प्लिट कर सकता हूँ, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, जिसमें से भी हमने क्या करा, एक्स माइनस वाई को तो बाहर कॉमन ले लिया है, तो बचता है एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई को फिर इस जेड से मल्टीप्लाई करो, तो आई विल गेट व्हाट, एक्स इंटू जेड एक्स जेड, एंड व्हाट, वाई इंटू जेड प्लस का वाई से। एंड लास्ट टर्म में y माइनस एक्स है, लेकिन कॉमन तो हमने x माइनस वाई लिया है, तो माइनस वन अगेन कॉमन आया, तो माइनस एक्स वाई बचा वहां से, और ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। चलो आगे बढ़ते हैं, x माइनस वाई हो गया यहाँ पे। अब अंदर जाने के बाद वापस कॉमन लो, तो वापस देखो आप इन दोनों में से कॉमन लो और इन दोनों में से कॉमन लो। ये करें, इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, नहीं एक नेगेटिव भी चाहिए हमको, है ना, मतलब ऐसे कॉमन ही ले सकते कि दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव। तो आप एक काम करते हैं, हम्म, हम्म, इन दोनों में से कॉमन लें और इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव चाहिए ना। तो देखो इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो z बचेगा, और मतलब z कॉमन आएगा, बचेगा क्या, x माइनस जेड। ठीक है, अब जैसे इसमें x माइनस जेड है, तो अगले में भी x माइनस जेड ही कॉमन बचना चाहिए, तभी तो वो दोनों मैच करेंगे। तो वाई जेड माइनस एक्स वाई में से अगर मैं, मुझे कॉमन चाहिए x माइनस जेड, तो x पॉजिटिव चाहिए, तो मैं माइनस वाई कॉमन लूंगा। देखो ध्यान से, माइनस वाई कॉमन लेंगे, सपोज करो बाई जेड में से माइनस वाई कॉमन लिया तो क्या बचा, माइनस जेड, और माइनस एक्स वाई में से माइनस वाई कॉमन लिया तो क्या बचा, प्लस एक्स, क्योंकि मैंने नेगेटिव कॉमन लिया तो अंदर साइन चेंज हो गया है ना। तो अब आप देखो ये भी एक्स माइनस जेड है और ये माइनस जेड प्लस एक्स, यानी ये भी एक्स माइनस जेड है, तो अगेन इन दोनों में से वापस एक्स माइनस जेड आ जाता है कॉमन, बाहर एक्स माइनस वाई ऑलरेडी कॉमन था ही सही, तो एक्स माइनस जेड फिर से कॉमन ले लें अगर हम, तो अब अंदर बच जाता है जेड माइनस वाई, जेड माइनस वाई, जेड माइनस वाई करेक्ट है क्या, लेट्स सी, एक्स माइनस वाई, यहाँ से हमने जेड कॉमन लिया था तो बचा था एक्स माइनस जेड, यहाँ से हमने माइनस वाई कॉमन लिया था, हाँ हाँ हाँ, यहाँ से हमने माइनस वाई कॉमन लिया था, तो ये बचा है माइनस जेड प्लस एक्स। ठीक है, तो फाइनल आंसर आ चुका है हमारा एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस जेड मल्टीप्लाइड बाय जेड माइनस वाई। अभी हमारा फाइनल आंसर है, लेकिन अगर आप पीछे मतलब आंसर की में चेक करेंगे तो हो सकता है कि मिसमैच हो, एक फिक्स पैटर्न फॉलो करके आंसर लिखा हुआ हो। देखो एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय वाई माइनस जेड मल्टीप्लाइड बाय जेड माइनस एक्स, तो इस आंसर को इस आंसर में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। हालांकि अगर आप इसको भी फाइनल आंसर मार्क करके आएंगे तो कोई गलत नहीं मानेगा, क्योंकि ये भी अपन ने पूरे प्रॉपर स्टेप्स फॉलो किए हैं, और ये आंसर भी उसी प्रॉपर स्टेप्स का रिजल्ट एज ए रिजल्ट आ रहा है। देखो एक्स माइनस वाई उधर भी है, एक्स माइनस वाई इधर भी है, एक्स माइनस जेड की जगह वहां पर है जेड माइनस एक्स, ओके, तो वहां पर है जेड माइनस एक्स और जेड माइनस, तो देखो अगर मैं एक्स माइनस जेड में से माइनस वन कॉमन ले लूं, तो माइनस वन कॉमन लेते ये बन जाता है जेड माइनस एक्स इंटू, और अगर मैं z माइनस वन में से भी माइनस वन कॉमन ले लूँ तो ये भी बन जाता है मेरा y माइनस जेड, हो गया काम। और पीछे x माइनस वाई तो था ही सही, उसको सॉल्व करेंगे, देखो माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस वन होकर खत्म हो जाता है, और वही तीन फैक्टर्स मेरे पास बचते हैं, x माइनस वाई, देन वॉट z माइनस एक्स, देन वॉट y माइनस जेड। तो ये जो मेरा आंसर पूरा मैच हो जाता है। ठीक है, और चाहो तो आप इधर भी कर सकते हो, देखो आप एक काम ये भी कर सकते हो कि यहाँ पे जो आपने z को कॉमन लिया है, वो z की जगह अगर आप माइनस जेड कॉमन लो, तो माइनस जेड कॉमन लोगे तो ये माइनस में बचेगा और ये प्लस में बचेगा। फिर इधर अब आप इधर इसको प्लस में कॉमन लो, इसको प्लस में कॉमन लोगे लोगे तो ये प्लस में बचेगा और ये माइनस में बचेगा। तो अब देखो ध्यान से, जेड माइनस एक्स इन दोनों में से कॉमन आया, तो जेड माइनस एक्स कॉमन लोगे तो बचेगा क्या, वाई माइनस जेड, तो ये डायरेक्ट भी हमारा आंसर उससे मैच हो रहा है, और बाहर मेरे पास एक्स माइनस वाई था ही सही।
ठीक है, तो दोनों तीनों अप्रोचेस से आप देख सकते हो। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो देखा जाए तो ये माइनर्स एंड को फैक्टर्स का क्वेश्चन गलत कम था, और ज्यादा क्वेश्चन ये किससे मैच हो रहा था, मतलब अल्जेब्रिक कैलकुलेशन या अल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन का मोर ऑफ ए पार्ट इसमें था। ठीक है, बाकी माइनर्स एंड को फैक्टर्स का तो थोड़ा सा ही पार्ट था, वो तो बहुत पहले हमने खत्म कर दिया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो, बेसिक मैथ्स को कोई भूल नहीं सकता, आप कितने भी नए नए कॉन्सेप्ट सीख लो, जो बेसिक मैथ्स है, सिंप्लीफिकेशन, कॉमन लेना, मल्टीप्लाई करना, अब ये तो अब अपने को हमारे हमारे लिए मतलब दाएं हाथ का खेल होना चाहिए इनको सिंप्लीफाई करना, तभी हम नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उसमें कमांड हासिल कर पाएंगे। चलो लास्ट क्वेश्चन देखो। डेल्टा इज गिवन एज दिस। तो ए आई जे अगर मान लो को फैक्टर का नोटेशन है ए आई जे नामक एलिमेंट का, देन द वैल्यू ऑफ डेल्टा, डेल्टा मीन्स डिटरमिनेंट की वैल्यू चाहिए। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू चाहिए, तो यू कैन सी देखो ए एक जगह रखे हुए हैं एलिमेंट्स, फिर को फैक्टर्स, तो क्या सीखा था, सेम रो के एलिमेंट्स सेम रो के को फैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम करेंगे तो जाके हमको डेल्टा मिलेगा, डिफरेंट रो से करेंगे तो नहीं मिलेगा। तो चेक कर लेते हैं चारों ऑप्शंस में, A11 A12 A13 फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये देखो को फैक्टर ही पहला ही मिसमैच है, तो ये तो गलत है। इधर आओ, A11 कैपिटल A11 मैच हो गया, A12 लेकिन ये कैपिटल A21 हो गया, 21 की जगह क्या चाहिए 12 चाहिए, ये भी मिसमैच हो गया। इधर आओ, A21 एक कैपिटल A11 ये पहले में ही मिसमैच हो गया। ठीक है, ये तीन गलत हो गया, चौथा ऑब्वियसली आंसर होगा ही होगा। देखो A11 कैपिटल A11, A21 कैपिटल A21, A31 गया, तो मैच है, बिल्कुल प्रॉपर मैच है। और ये देख लो, ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स जो हैं फर्स्ट रो के हैं, तो किसी भी एक पर्टिकुलर रो या कॉलम के साथ हम ये काम करेंगे कि उन एलिमेंट्स को उनके रेस्पेक्टिव को फैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम कर देंगे, तो वी विल गेट व्हाट, डेल्टा, दैट मींस द डिटरमिनेंट। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर टी। सो दैट इज इट, ये हमारी होती है यहाँ पे एक्सरसाइज ओवर। ठीक है, छोटी सी एक्सरसाइज थी बेस्ड ऑन माइनर्स एंड को फैक्टर्स। द नेक्स्ट टॉपिक वी विल बी स्टार्टिंग टुमारो इज व्हाट, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। भूलिएगा मत, जो अपने माइनर्स एंड को फैक्टर्स सीखे हैं यही आगे की चेन को कंटिन्यू करेंगे। अभी जो हम माइनर्स एंड को फैक्टर्स सीख के आए हैं यही जो है आगे एडजॉइंट एंड फिर इनवर्स में भी हमको काम आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो टॉपिक खत्म हो गया, वो जस्ट स्टार्ट हुआ है, और उस चेन के अगले टॉपिक्स जो हैं हम कल सीखने वाले हैं। Okay, thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning and bye bye.